नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो सर्वहारा विकास पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और पदाधिकारी भी हैं आप। और तमाम जो कार्यक्रम होता है सर्वहारा विकास पार्टी का, उसमें आप काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आप मृत्युंजय कुमार साहनी हैं और मैं जानना चाहूँगा कि जो सर्वहारा विकास पार्टी है, आप सर्वहारा विकास पार्टी किसको नुमाइंदगी करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, आप इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। नमस्कार, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार साहनी है और मैं सर्वहारा विकास पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। और जितनी भी बातें आज हम लोग करेंगे रमाकांत जी से करेंगे, सब आधिकारिक तौर पर और एकदम सच्चाई से जवाब देंगे। यहाँ किसी भी तरह का नेतागिरी वाला जो सिस्टम है वो नहीं होगा। हम लोग पूरी ईमानदारी से जवाब देंगे। रमाकांत जी जो भी जानना चाहेंगे बताएंगे। जैसा कि रमाकांत जी ने पूछा कि सर्वहारा विकास पार्टी किन लोगों की नुमाइंदगी करता है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पार्टी का गठन हो रहा था और हम लोगों ने नाम भेजा अप्रूवल के लिए, तो हम ही लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार शायद सर्वहारा का अर्थ जानना चाहा। कई लोगों ने कहा जिसका सब कुछ हार चुका है, तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत हंसी के पात्र भी बने हम लोग। लेकिन इसका जो सही मतलब है, सर्वहारा का मतलब वह है वो व्यक्ति जो समाज के सबसे नीचे पायदान पे है, वो व्यक्ति जिसका हक छीना गया है, जिसका अधिकार छीना गया है, जिसको शोषित किया गया है, वंचित किया गया है। मजदूर है, रेहड़ी वाला हो, कामगार हो, यहाँ तक कि नौकरी में भी है। ऐसा नहीं है कि शोषण सिर्फ मजदूरों के साथ होता है या रेहड़ी वालों के साथ होता है या गरीब आदमी के साथ भी होता है। जो भी व्यक्ति, नौकरी में भी बहुत सारा शोषण होता है। तो सर्वहारा विकास पार्टी का बनाने का जो मकसद था वो इन सब दबे कुचले कह लीजिए या शोषित कह लीजिए, इन सबको आवाज़ देना मकसद था। भाई देखिए, जो सक्षम है उसके लिए तो बहुत लोग हैं। आज की डेट में एक मजदूर अगर चाहे अपनी आवाज़ पहुंचाना तो उसके लिए बहुत तमाम पार्टियां हैं। उनका परिचय विधायकों से है, मंत्रियों से है, वो अपनी बात रखना चाहेंगे तो बहुत दूर तक बात सुनी जाती है। उनका अहित हो जाए तो उनका विधानसभा में भी आवाज़ उठेगी, लोकसभा में आवाज़ उठेगी, सोशल मीडिया पे भी आवाज़ उठेगी, उनके पक्ष में कार्रवाई भी होगी। लेकिन क्या ये चीज़ एक शोषित वंचित समाज के किसी व्यक्ति के लिए हो पाएगी? क्या गरीब का एक मजदूर, गांव का एक गरीब मजदूर, क्या उसको वाकई न्याय मिल पाता है? उसको तो एक पुलिस वाला भी 4 डंडा मार के बिना किसी जुल्म के कहता है कि चलो तुम्हें अभी जेल में बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सर्वहारा विकास पार्टी का गठन, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हर उस व्यक्ति को आवाज़ मिले, हर उस व्यक्ति को न्याय मिले, इंसाफ मिले जो वंचित है, शोषित है। यही हमारा मकसद है। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि आज सर्वहारा विकास पार्टी लखनऊ के केंद्रीय कार्यालय में प्रथम अधिवेशन था। अधिवेशन बुलाने का क्या उद्देश्य था आपका? जी, देखिए, जैसा कि आज आप भी आए हैं और आपने देखा होगा कि सबसे पहले देखिए समस्या ये आती है कि केंद्रीय कार्यालय की स्थापना हमने क्यों की। हालांकि पार्टी हमारी ये तो नहीं कहेंगे कि पैसे वालों की है या पूंजीपतियों की पार्टी है, और इसमें आम जनमानस का सहयोग, हम सबका सहयोग, आम लोगों के सहयोग से हम लोगों ने केंद्रीय कार्यालय की स्थापना इसलिए की कि भाई अगर कोई व्यक्ति कहीं पत्राचार करना चाहे, कहीं बात करना चाहे तो कहाँ जाए। इसीलिए हमने केंद्रीय कार्यालय की स्थापना की और सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हमने बहुत, ये तो नहीं कहेंगे कि भाई हम भाजपा को टक्कर दे पाएंगे या कांग्रेस की टक्कर दे पाएंगे, लेकिन हाँ, पिछले कुछ महीनों में जो हमने मेहनत करके कार्यालय की स्थापना की है, जैसा कि कल आपको हम दिखाएंगे भी, ले चलेंगे आपको अपने ऑफिस का एक छोटा सा टूर कराएंगे और क्या हमारा भविष्य की योजनाएं हैं वो भी दिखाएंगे। प्रथम अधिवेशन बुलाने का मकसद ये था कि जब हमारा पार्टी का गठन हो रहा था तो पंजीकरण करने के लिए 109 लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसमें सभी की सहमति लगती है, एफिडेविट्स लगते हैं। तो उन 109 लोगों को हमारा मकसद था बुलाना, क्योंकि जब से हमारा पंजीकरण, हालांकि हमारा पंजीकरण सर्टिफिकेट भी रोक दिया गया था चुनाव की वजह से, और इसी वजह से हम लोग 2022 के चुनाव में सहभागिता नहीं कर पाए। तो हम लोगों का मकसद था कि हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो नींव के पत्थर हैं, या किसी भी इमारत की सबसे मजबूत या सबसे टिकाऊ चीज़ उसकी नींव होती है। अगर नींव मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बना लीजिए वो कभी हिलेगी नहीं। तो हम लोग इन 109 लोगों को बुलाना चाहते थे।
सम्मानित करना चाहते थे, उनका अभिवादन करना चाहते थे। क्योंकि आप भी समझते हैं कि किसी भी नई पार्टी पे आस्था रखना, क्योंकि आयोजन बहुत होते हैं, पार्टियां बहुत बनती हैं, लेकिन कुछ 4 दिन में ख़त्म हो जाती हैं, कुछ 4 महीने में ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन लोगों का, इन 109 लोगों का विश्वास, सर्वप्रथम जब हमने इनसे बात की तो साथ जुड़े, इन्होंने बड़ा दिल खोल के हमसे कहा कि भाई साहब, जो भी पैसा खर्च हो, जो भी हम लोगों से सहयोग हो, शारीरिक, मानसिक, जिस तरह का भी सहयोग चाहिए, हम लोग निस्वार्थ भाव से पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। और राजनीतिक आंदोलन अगर इतना स्वच्छ होगा तो हम लोग उसमें जुड़ के गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने 109 लोगों का आज अभिवादन किया, स्वागत किया। और पार्टी का अधिवेशन बुलाने का मकसद ये था कि देखिए, लोग करते क्या हैं कि अपने नींव को, अपने बेस को भूल जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि अपने पूर्वजों को भूल गए। हम लोग ये नहीं चाहते थे, हम लोग एहसान फरामोशी नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि सर्वप्रथम अगर हम कोई कार्य करें तो सबसे पहले उन 109 लोगों से एक तरह से कह लीजिए इजाजत भी ले लें कि भाई देखिए, अब भविष्य की योजनाएं जो है, अब बीज इन्हीं 109 लोगों की वजह से वो बीज लग पाया। और भी लोगों का सहयोग रहा, ऐसा नहीं है कि समाज के हर तबके से हमें सपोर्ट मिल रहा है। इन 109 लोगों ने सबसे पहले हमें आस्था दिखाई कि हाँ, हम आपके साथ हैं। भाई आज की डेट में कोई अपना आधार कार्ड और कोई डिटेल नहीं देता है। इन लोगों ने भरोसा किया, तो हम लोग चाहते थे कि इनसे वार्तालाप करें, इनका वेलकम करें और इनसे कहें कि भाई अब हम इसको वृहद स्तर पर ले जाना चाहते हैं जी। जो 109 लोगों ने संगठन शुरू किया था, हम आने वाले वक्त में 109 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। ये हमारा मकसद जी। सर्वहारा विकास पार्टी का जो आपने गठन किया है, उसका विजन क्या है? आगे जो उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ने की जो बातें करें, चूंकि आपने पार्टी रजिस्टर किया है तो स्वाभाविक है कि आप चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। तो दूसरे पार्टियों से आप अलग कैसे दिखेंगे? आपकी कार्य करने की शैली अलग क्या होगा? आप किन मुद्दों को उठाएंगे जो जनता में आपका विश्वास कायम हो और आपके तरफ लोग जुड़े, आपसे जुड़े और आपको वोट करें? देखिए, ये प्रश्न रमाकांत जी, ये मुझे लगता है अमूमन हर जगह जब नई पार्टी कोई आती है और जब भी कोई नया नेता बनना चाहता है तो उसके सामने ये बड़ा यक्ष प्रश्न है कि भाई आप ऐसा क्या करेंगे कि दूसरों से अलग दिखेंगे, या ऐसा क्या करेंगे कि लोग आप पे भरोसा करें। तो ये तो बिल्कुल सही बात आपने पूछी कि हम ऐसा क्या करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो ये बता दो, कहते सब हैं, करता कोई नहीं। दुख इसी बात का है कि सब लोग कहते हैं कि हम गरीब, वंचित, शोषित की आवाज़ बनेंगे, बल्कि वो होता क्या है कि शायद वो खुद गरीबी से जब निकल के माननीय लोग बन जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि कभी उन्होंने भी वो वक्त देखा था। फिर वो माननीय हो जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जिस तबके से आए वही नहीं मिल पाते। कई उदाहरण, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई उदाहरण विधायकों, सांसदों, मंत्रियों का ऐसा है कि उनके घर के लोग ही वंचित हो गए, क्योंकि भाई एक भाई विधायक बन गया तो दूसरा बेचारा आज भी मजदूरी कर रहा है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से हम लोगों में ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो मकसद है, हमें किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। हम चाहते हैं कि हम विधानसभा तक जाएं, लोकसभा तक जाएं, लेकिन किनको लेके? वहाँ मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बैठना चाहता, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बैठना चाहता। हम चाहते हैं कि उन शोषितों, उन वंचितों में से नेता लाएं जो उस चीज़ का दंश झेल चुके हैं, और जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, वो अपने अधिकारों का, जैसे मैं बहुत खुश हूं कि आम आदमी पार्टी से कभी कभी आपने कैंडिडेट देखे होंगे, अभी जिन्होंने चन्नी साहब को हरा दिया, वो मोबाइल शॉप में रिपेयरिंग का काम करते हैं। हमारा भी मकसद कुछ ऐसा ही है। ये कह लीजिए कि देखिए, जरूरी नहीं है कि हम हटके काम करें, जो अच्छा चल रहा है उसका अनुसरण कोई पार्टी करे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ आपका समर्थक हूँ या भाजपा का विरोधी हूँ। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई अच्छा काम करे उसका अनुसरण करना चाहिए। हमने तो सोचा ही है कि हर उस वंचित की आवाज बनेंगे जिसको कोई नहीं सुनना चाहता या सुन के अनसुना कर देता है। जी, मेरा अगला प्रश्न है, ऐसा क्या कार्य है जो अलग पार्टियां जो हैं उन्हें कार्य कर पाती हैं, और ऐसा आप कौन सा कार्य करेंगे जो उन लोगों से अलग होगा? और ख़ास करके मैं चूँकि इस पार्टी में निषाद कार्यकर्ताओं का, निषाद पदाधिकारियों का बहुत सारी संख्या ज़्यादा है, तो निषादों के लिए आप क्या करेंगे? और अलग अलग जो पार्टियां वो अब तक क्या नहीं कर चुकी हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है कि मैं खुद एक निषाद वंशी हूँ और मुझे गर्व है कि मुझे निषाद वंश में पैदा होने का मौका मिला। और ये बात आपकी सही है कि बहुत सारे हमारे पदाधिकारी निषाद हैं। देखिए, सबसे पहले मतलब हम लोगों ने अपने पिताजी से, अपने समाज से यही सीखा कि सबसे पहला साथ आपको घर में मिलता है।
तो हमारा कोई भी समुदाय हो, जैसे निषाद ही नहीं, हम कह रहे हैं कोई भी समुदाय हो, वो पूरा एक परिवार की तरह होता है। और हम निषाद तो बेचारे, मुझे लगता है सदियों से सिर्फ शोषित ही किए हैं। अभी कितनी ही पार्टियां, हमारे बड़े भाई ने तो निषाद नाम से पार्टी बनाई, लेकिन उसका फुल फॉर्म मतलब जब आप जानेंगे तो आप जानते ही हैं कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन है, और उसका उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया निषाद। तो ये देखिए, हमारे लोग बड़े भोले से हैं। जो वंचित आदमी होता है या जो शोषित होता है, बड़ा भोला होता है। वो बड़ी जल्दी उसने मान लिया कि अरे ये तो हमारे ही रहनुमा आ गए, हमारे नेता आ गए और हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। बट किया क्या उन्होंने? अफसोस, उन्होंने भी सिर्फ समाज का सौदा किया। हम एक चीज तो कह सकते हैं कि हम सौदा करने नहीं आए। सबसे पहले मुझे याद है संजय जी से व्यक्तिगत मैं बहुत बार मिला हूँ, तो संजय निषाद जी ने कहा कि भाई हम आरक्षण हमारा प्रमुख मुद्दा है। फिर बाद में हमारे बिहार से भाई मुकेश साहनी जी आ गए, उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और बहुत सारी तमाम बातें कही। खैर वो बड़ा लंबा हो जाएगा अगर हम उसमें चीज़ों में जाएंगे। देखिए, आपने पूछा कि हम निषादों के लिए क्या करेंगे। देखिए, सबसे प्रथम हमारी जो मांग थी और बहुत से हमारे निषाद नेता कहते आए हैं, वो है आरक्षण का मुद्दा। और वो आरक्षण का मुद्दा, बहुत सारे लोग कहते हैं आपको आरक्षण तो मिला हुआ है, 27% ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है, क्या ये तथ्य नहीं है कि हमारी ही उपजातियां एससी का आरक्षण में पहले ही है? तो ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि भाई एक ही वर्ग के कुछ लोगों को आपने एससी मान लिया और बाकी लोगों को ओबीसी में छोड़ दिया? और कई बार तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि योग्य लोग ही नहीं मिलते, रिजर्व कैटेगरी में योग्य लोग नहीं हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं और भी लोगों से कहना चाहते हैं जो ये मान चुके हैं कि ये वर्ग के पास शिक्षित या उस तरह के लोग नहीं है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूं कि ओबीसी की मेरिट लिस्ट जनरल से हाई है, लेकिन इस तथ्य को कोई दिखाना नहीं चाहता, कोई बताना नहीं चाहता। मीडिया का तो खैर आज क्या कहें, भगवान ही मालिक है। मीडिया तो कभी उस तथ्य को सामने लाना ही नहीं चाहता। तो सर्वप्रथम हम जो आरक्षण की लड़ाई, जो बहुत सारे हमारे पहले के नेता उसका व्यापार करके आज बड़े बड़े पदों पर बैठ गए, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, कोई सांसद बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई एमएलसी बन गया, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। हम उनके रहनुमा नहीं हैं, हम उनके नेता नहीं हैं, हम उनके साथ। फर्क थोड़ा सा, मतलब ये समझिए कि वो अपने आप को इसका रहनुमा मानते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं इनका नेता हूँ। हम इनको हम नहीं कहते कि हम इनके नेता हैं, हम इनके साथी हैं। किसी के हम बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, तो हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। सर्वप्रथम हम आरक्षण की लड़ाई, अब चाहे वो जो कहते हैं, बड़ी एक अच्छी लाइन है कि सड़क से संसद तक, तो उसके लिए हमारे एक भाई अखिलेश जी शहीद भी हो चुके हैं। वो कांड आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन बदकिस्मती से क्या आरक्षण हमको मिला? नहीं मिला। तो हमारी प्रथम लड़ाई निषादों के लिए आरक्षण हमारा प्रथम मुद्दा है, और उसके लिए हम चाहे ईंट से ईंट बजाना पड़े, हम अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। और हम तो आज भी कहते हैं कि हम तो केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि हम सर्वहारा विकास पार्टी आपका समर्थन करने को तैयार है। सर्वप्रथम आज पहले ही योगी जी ने कुछ फैसले लिए हैं, आज योगी जी क्यों नहीं हमारा आरक्षण का मुद्दा, उन्होंने तो भाई बहुत बार मन से कहा कि निषादों को उनका आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हर बार चुनावी मुद्दा, जुमलेबाजी, इससे कब तक काम चलेगा? तो कहीं ना कहीं निषाद वंशी हम लोग, मैं कभी तो नेता था ही नहीं, मैं तो एक साधारण सा अपना बिजनेस कर रहा था, काम कर रहा था। हम बहुत मजबूरी में आए। हमारा तो जन्म कह लीजिए, हम लोग एक सामाजिक संगठन, क्लब वेलफेयर सोसाइटी चलाते थे। गांव-गांव जाके अपने फंड से जो पैसा इकट्ठा हो पाता था, बच्चों को पढ़ाने में, कोचिंग में और इन सब में मदद करते थे। लेकिन जब हमने देखा कि भाई आप जो स्थिति आप शहरों की देख रहे, गाँव की स्थिति एकदम उलट है, एकदम उलट है। आज भी वहाँ भूखमरी है, आज भी लोगों के पास बेसिक जरूरतें नहीं है। हम लोग 2-4 गाँवों में गए, ठंडी के मौसम में गए, और हम एकदम, हमारा हृदय द्रवित हो गया जब हमने देखा कि भाई हम तो स्वेटर और जैकेट पहन के गए, अंदर इनर भी पहना हुआ है, जूता पहना है, सब कुछ पहना है, लेकिन हमसे मिलने वाला जो आदमी आया है 3 फटी शर्टें एक के ऊपर एक डाल के आया है कि वो ठंड से बच सके, और नीचे नंगे पांव है और उसकी लुंगी भी फटी हुई है। तो कैसा इंसाफ, कैसी आजादी, कैसी 77 साल की आजादी? अभी तो मुझे लगता है कि किसी मुद्दे का समाधान हुआ ही नहीं। आपको सवर्ण आरक्षण देना था तो आपको ना कोई सर्वे कराने की जरूरत पड़ी, ना आपको कोई वादा करने की जरूरत पड़ी, और वो पास करा दिया आपने, बिल बना दिया, सवर्ण आरक्षण लागू हो गया। क्या वो चीज जो हम पहले से थे, जो जितना भी मुझे जानकारी है, भाई हम
सेंसस 1960 के सेंसस से पहले तो हम एससी में थे। तो किस षड्यंत्र के तहत हमारा आरक्षण समाप्त करके हमें ओबीसी में ला दिया गया? और विश्वास मानिए रमाकांत जी, हमें आरक्षण देना नहीं है इनको, हम सरकारों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कहते हैं ना कि एक परिभाषा देनी है कि ये जाति इस जाति की उपजाति है, स्वतः हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये जो खेल खेला जा रहा है, राजनयिक लोग खेल रहे हैं, मैं नेता नहीं हूं, देखिए मैं तो आपके बीच का आपका भाई हूं। तो ये जो नेता खेल खेलते हैं आरक्षण के नाम पे, जैसे निषाद जी ने भी बहुत, संजय निषाद जी ने बहुत दिन खेला आरक्षण दिला के, अरे दिलाना कुछ नहीं है, सिर्फ परिभाषित कराना है। तो मैं आज भी सबसे कहता हूँ, जो भी हमारे गणमान्य लोग हैं, भाई दिला दो। लोग आपको अपना रहनुमा, अपना भगवान मानने को तैयार है, लोगों ने माना है, आपको सर आंखों में बिठाया है, आपको आज आपके बड़े बेटे को सांसद बना दिया, छोटे को विधायक बना, बड़े को विधायक बना दिया, छोटे को सांसद बना दिया, आपको एमएलसी और कैबिनेट बना दिया। अब क्या चाहते हो? अब तो इस समाज को उसका हक दे दो। तो ये सत्य है कि हम सबसे पहले समर्थन अपने निषाद वंशियों में मांग रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उनके आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम एकदम गंभीरता से संजीदा होकर गवर्नमेंट हमारी बात सुने और हमारा अधिकार दे, क्योंकि आरक्षण वो पहली सीढ़ी है जिससे हमारे बच्चों को एक तो शैक्षणिक संस्थानों में उनका हक मिल जाएगा, उसके बाद कॉम्पिटिशंस जो नौकरी के आवेदन है या जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें उनको आरक्षण मिलेगा, और उससे वो उनका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत हमें कहीं ना कहीं सबसे बेसिक जो जरूरत है वो मेरे हिसाब से रोटी कपड़ा मकान के अलावा आरक्षण होना चाहिए। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि पार्टी का नाम है सर्वहारा विकास पार्टी, सर्वहारा का मतलब आपने बताया है कि ये जो वंचित समाज है, जो जिसके पास जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो हमें संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, आज भी 70 सालों में हमें वो अधिकार नहीं मिला। तो उस लड़ाई को स्वाभाविक है कि आप तुरंत तो सत्ता में आएंगे नहीं, सत्ता में आएंगे नहीं तो आपके पास पावर तो है नहीं, इसके बावजूद उस लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे? उनके अधिकारों की लड़ाई का जो मौजूदा सरकार है, उस मौजूदा सरकार से आप उसको कैसे मतलब ज़मीन पर संघर्ष करके कैसे आप उनसे मतलब उनके अधिकार को दिलाने की कोशिश करेंगे? बड़ा वाजिब सा प्रश्न है, और वाकई संघर्ष बहुत बड़ा है। जैसा कि आपने कहा कि भाई हमारे हाथ में पावर तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं, जनता और जिसको जन समूह कहते हैं उससे ज़्यादा मजबूत और उससे ज़्यादा पावर किसी में नहीं है। ये जो माननीय लोग बैठते हैं ये इसी जनता की देन है। जिस दिन ये जनता घेरना शुरू कर देगी अपने अधिकारों के लिए रोड पे आके इनको घेरना शुरू कर देगी ना, एक एक नेता का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम इनके साथ देखिए, सबसे पहले तो इनको जागरूक करना है। बहुत सारे लोग क्या है जो दबते दबते या वंचित होते होते, इनका शोषण होते होते इतना दब जाते हैं कि ये उठने की इच्छा शक्ति इनमें खत्म हो जाती है। ये इसको अपना भाग्य मान लेते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें इसी तरह से जीवन जीना है, हम इसी तरह से पैदा हुए, संघर्ष में जीवन चलेगा और हम मर जाएंगे, मेरा बेटा भी आएगा तो वो भी इसी संघर्ष में खत्म हो जाएगा। सर्वप्रथम हम इन लोगों में जाके आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं कि भाई ये जो बटन आप 5 साल में एक बार दबाते हो, एक बार विधानसभा की, एक बार कभी लोकसभा की और विभिन्न निकाय चुनाव की दबाते हो, ये आपके वोट से ये माननीय बैठे हैं। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो नेताजी लोग कलम लेके घूम रहे हैं, ताकतवर बने हैं, ये जो पुलिस इनके पीछे घूमती है, ये ताकत आपकी है, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। ताकत उस वोट में है। आज क्या कर रहे हैं? आज 5 किलो राशन देके आप वो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं आप। तो विश्वास मानिए रमाकांत जी, जिस दिन इस समाज में, इस जरूरतमंद समाज में, शोषित समाज में ये जगह अलग जगह की नहीं, इन नेताओं की पहचान हमसे है, हम कमजोर नहीं हैं। जैसा आपने मुझसे एक बात कही कि हमारे पास पावर, अरे हमारे पास ही तो पावर है, हमें सिस्टम बदलने की पावर देता है ये संविधान। तो हमारे पास तो जनसमूह जिस दिन रास्ते में खड़ा हो गया और नेताजी की, मुख्यमंत्री जी की गाड़ी रोक के पूछ लिया कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की लेकिन हमारे लिए किया क्या? आप तो करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमते हैं, आपकी सिक्योरिटी में अरबों रुपया खर्च होता है, लेकिन क्या हमें हमारा बच्चा स्कूल जा पा रहा है? क्या मेरे बेटे के बच्चे के पैर में चप्पल है? क्या हमें मूलभूत सुविधाएं, हमारा जो रोटी कपड़ा मकान और जो हेल्थ की सुविधाएं हैं, क्या हमें इलाज मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। जिस दिन ये जनसमूह खड़ा हो गया, विश्वास मानिए, जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं वो घुटनों पे नजर आएंगे। ताकत तो जनता में है, जनसमूह में। हम आंदोलन करेंगे। हमने तो ये सोचा हुआ है कि हम अधिकार की लड़ाई, सड़क से संसद तक का मतलब ये नहीं है कि हम संसद में जाके बैठ के लड़ना चाहते हैं।
हमारा तो यह है कि भैया पहले आपको मजबूर करेंगे, आप नहीं मानोगे, आपकी गद्दी छीन लेंगे। और गद्दी हम कौन छीनने वाले, ये तो जनता छीनवाएगी। जनता जिसको समझे वो उसको बिठाए। मैं नहीं कहता कि हमें नेता बनना है, हमारे साथ वाले को नेता बनना है, लेकिन हाँ, हम इनमें ये चेतना जगाना चाहते हैं कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माता, ये जो ताकत है, ये जो ताकत आपने इन लोगों को दी है, ये ताकत आपकी दी हुई है। इनमें कुछ नहीं है, कोई सुपरमैन नहीं है, किसी के पास कोई अद्वितीय शक्ति नहीं है। ये ताकत आपकी दी हुई है। ये 125 करोड़ देशवासियों की ताकत है, जो मुट्ठी भर लोग उनका शोषण कर पाते हैं। जिस दिन ये खड़े हो गए, जिस दिन ये क्रांति आ गई, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। देखिएगा, ये तो जो कहते हैं ना पावर शिफ्ट होती है, पावर शिफ्ट नहीं होती है, थोड़ा सा समझ का फेर है। जो पावरफुल है, जिसके पास ताकत है, वो अपनी ताकत को पहचान ही नहीं रहा है। वो तो सोचता है कि चलो ठीक है, साल में एक बार, 5 साल में एक बार वोट आया, बाबू साहब ने, किसी ने कह दिया कि भैया फलाने को वोट दो, उन्होंने वोट दे दिया, हमें 200-500 रुपया मिल गया, या हमें राशन मिल गया, या हमें कुछ और मिल गया, सुविधाएं मिल गई, खत्म हो गया। वो ये भूल जाता है कि सालों साल, 75 साल से तुम्हारा शोषण करने वाला यही ताकतवर आदमी है, जो तुम्हारे वोट की ताकत से खेल रहा है और तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है। इसीलिए राजनीति जन सेवा है, लेकिन बदकिस्मती से आज के नेता इसको जन सेवा नहीं मानते, इसको मेवा मानते हैं। ये मेवा कमाने के लिए बैठे हैं। अरे वक्त आ गया है, जनता बहुत जागरूक हो रही है, और सोशल मीडिया के माध्यम से तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हो रही हैं। पहले कोई एक रेप विक्टिम हो जाता था तो उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं था, आप देखिए कितने बड़े बड़े आंदोलन हो गए, सरकार बैकफुट पे आई। शासन प्रशासन कौन है? हम ही आपके बीच के लोग हैं जो सत्ता पे काबिज हैं, और उनको पहुंचाने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। तो ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख सकता, और माफ करिएगा, मैं कहूंगा कि ताकत है, हमारे ही पास ताकत है। उन नेताओं के पास कोई ताकत नहीं है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो हमारी ताकत से हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। बस यही एहसास हमें लोगों में जगाना है कि इनको उखाड़ फेंको। पहले इनसे कहो कि हमारा काम करके दो, तुम हमारे सेवक हो। हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं सेवक हूं। वो भी नहीं कहते कभी, वो कहते नहीं कि मैं राजा, उनके लिए दूसरे लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैं सेवक हूं। तो यही चीज जनता को बताना होगा कि विधायक जी, सांसद जी, एमएलसी जी, आप सेवक हैं, आप मेरे राजा नहीं हैं, बस यही समझ लीजिए। तो इसीलिए मैं इस बात जी, मेरा ये अगला प्रश्न और संभवतः लास्ट प्रश्न है जी, क्योंकि आप काफ़ी समय से तमाम प्रश्नों का बहुत बाखूबी और बहुत ही बेबाक आपने जवाब दिया है। मेरा प्रश्न ये है, चूँकि सर्वहारा विकास पार्टी में जो आज प्रथम अधिवेशन था, मैं स्वयं इस बात का गवाह हूँ कि जो तमाम जो भी पदाधिकारी या फाउंडर मेंबर आए थे वो हाईली एजुकेटेड हैं, नो डाउट। ये बहुत बड़ा एक संकेत है कि ये आप बेहतर काम करेंगे। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक पढ़ा लिखा आदमी 1000 अनपढ़ों से बेहतर होता है, और उनके साथ बहुत लोगों के पास एक क्षमता होता है कि उनको एक इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके लिए तो मैं सर्वहारा विकास पार्टी और आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मतलब ऐसे ऐसे नगीना को चुन के अपने पार्टी में शामिल कराया है। एक प्रश्न और है मेरे, मतलब अक्सर जो जनमानस में फैला हुआ है, प्रश्न ये है कि निषाद समाज का जो नेता कहा जाता है सोशल मीडिया पर कि डॉक्टर संजय जी बहुत अच्छा पकड़ रखते, वो नेता हैं। मुकेश सहनी जी को कहा जाता है वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं, या डॉक्टर संजय निषाद निषाद पार्टी के मुखिया हैं। तो आप अपने आप को किस स्थान कहाँ पाते हैं? और जो निषाद समाज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी जनसंख्या 18 से 20% लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ जातीय जनगणना हुई नहीं है, लेकिन निषादों का यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। मछुआ समाज का जो तमाम उपजातियाँ हैं मछुआ समाज का, तो इसमें इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, स्वाभाविक है। तो उसमें पकड़ बनाने के लिए आप इन दोनों पार्टियों के अलावा अपने आप को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, पहली बात तो हम ये कहते हैं कि हम पहले, जिस दिन हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी दिन कहा था कि हम लोग रहनुमा बनने नहीं आए, हम लोग साथी बनने आए हैं। वो कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके मतलब वो बोझ हमें सब साथ में उठाना है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे पास जो अभी नेतृत्व है, या जो हमारे बोर्ड में जो लोग हैं, या जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो हाईली एजुकेटेड हैं, विभिन्न क्षेत्रों से, सब अपने अपने क्षेत्र के मास्टर हैं। सबका हम कर क्या रहे हैं कि सबके तजुर्बों का, सबके नॉलेज का एक मतलब हम संयोजन कर रहे हैं, और उसमें से कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं जो समाज के लिए हितकर। जैसे टिपिकल नेता, जैसे आप जो कह रहे हैं कि मुकेश जी हैं, संजय निषाद जी हैं,
ये लोग तो भावनाओं से खेलते हैं, इनका किसी के ये कह लीजिए किसी की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, इनको तो खेलना है भावनाओं से। हमारे समाज के पास कोई विकल्प नहीं था, ये कभी सपा को वोट देती है, कभी बसपा को, कभी भाजपा को, कभी मुकेश जी को, कभी संजय जी को, यही तो होता है। तो ये लोग भावनाओं से खेलते हैं, ये लोग जाके कहते हैं कि हम गोराज निषाद के वंशज हैं इसीलिए हमें वोट दो। हमें कहते हैं हमें वोट मत दो इस चीज का, हमें आप अपने बीच से नेतृत्व पैदा करो, आपको गर्व होना चाहिए कि हम गोराज निषाद जी के वंशज हैं, लेकिन राजा के वंशज का ये हाल कर रखा है आप लोगों ने। स्वाभिमान, हमारे स्वाभिमान से आप खेलते हो, हम ही को दुत्कारते हो। तो हम कहीं ना कहीं लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना लाना चाहते हैं कि भाई देखो, वो मुझे एक नारा याद है कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मुझे ये नारा जब मैंने सुना तो मैं बड़ा प्रफुल्लित हुआ, मैंने कहा वाह क्या बात है, वो भी एक निषाद की देन है। उसने कहा कि भाई साहब हम लोगों का मानना है कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। जिस दिन ये फीलिंग, वाकई ये भावना सबके अंदर पहुंच गई ना कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो शिक्षा तो इतना बड़ा हथियार है, समझ लीजिए। लेकिन फिर मैं रिजर्वेशन से जोड़ रहा हूँ कि रिजर्वेशन मिल जाएगा तो शिक्षा का अधिकार उसका और मजबूत होता चला जाएगा। देखिए वो हाई स्कूल तक की शिक्षा तो कर लेता है, इंटर के बाद की शिक्षा में बहुत दिक्कतें आती है। बिना रिजर्वेशन की वो बेचारे, उसको सुविधा ही नहीं मिली, उसको किताबें ही नहीं मिली, तो तैयारी कहाँ से कर पाएगा। बहुत सारे हमारे सवर्ण भाई लोग कहते हैं कि अरे यार तुम लोग आरक्षण के बेस पे सब कुछ चाहते हो, और क्यों चाहते हो आरक्षण बताओ, तुम्हें दे तो दिया। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई 75 नहीं, ये 700 साल की जो गुलामी करवाते आए हो, जो आपके, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ भाई, कहीं ना कहीं उनके वंशजों ने जो किया, आज भी अभी देखिए कांड हो गया, मूंछ रख ली तो भाई गोली मार दी। तो ये जो मानसिकता है, आप रेस में, ठीक है मैं कहता हूं कि आरक्षण बंद कर दीजिए, एक दिन सभी वर्गों को एक साथ आने तो दीजिए, एक स्टार्टिंग लाइन पे। जब आप रेस कराएंगे तो सब लोग एक लाइन से दौड़ेंगे, एक स्टार्टिंग लाइन से दौड़ेंगे, तब तो जस्टिफाइड है। आप 5 किलोमीटर पहले उस लड़के को रोक दिए हैं और रेस आपने शुरू कर दी, तो वो तो लड़का पहले ही 5 किलोमीटर पीछे हुआ पड़ा है। वह आरक्षण वही शस्त्र है। बाबा साहेब ने जो ये प्रोविजन किया था, ये संविधान बनाया था, उन्होंने, कई लोग कहते हैं कि गलतफहमी है कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए लागू हुआ था, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कहीं लिखित नहीं है कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए लागू। उनका ये कहना था कि समीक्षा होनी चाहिए, और जिनको उसका लाभ मिल चुका है उनको बाहर कर देना। मैं भी इस चीज का वकालत करता हूं, मैं भी खुद इस चीज को मानता हूं कि भाई जैसे जैसे किसी की स्थिति सुदृढ़ हो, स्वतः छोड़ देना चाहिए दूसरे के बच्चे के लिए, उस जरूरतमंद के लिए। तो भाई साहब कहीं ना कहीं शिक्षा, जहां तक हमारा जो मानना है कि आदमी की बेसिक 3-4 जरूरतें हैं, जो अगर पूरी हो जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत आगे आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले उसका रोटी, देखिए शिक्षा से भी पहले रोटी। कहने को लोग कहते हैं कि नहीं भाई रोटी नहीं भी रहे तो भी नहीं होता, भूखा आदमी, भूखे पेट भजन नहीं होता, तो भूखे पेट पढ़ाई भी नहीं होता। लेकिन सोचिए कितना संघर्ष करके वो शोषित आदमी जो है अपने बच्चे को स्कूल भेजता है। हम ये चाहते हैं कि मूलभूत जो आप हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूल जो आप लोगों ने बना रखे हैं, उसमें सुविधाएं कहाँ हैं आज की डेट में? बताइए कि बेसिक शिक्षा के जितने विद्यालय हैं, चाहे वो 5वीं तक हों या मिडिल वाले हैं, इनकी सुविधाएं जाके आप देख लीजिए। ना टॉयलेट है, ना ढंग से फर्नीचर है, टीचर आते नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने एक भाई फ्री शिक्षा दे तो रखी है, लेकिन उसमें सुविधाएं ही नहीं दे रखी है। जैसे आपको मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब एक किताब लीजिए और पढ़ डालिए, इससे आप IAS PCS हो जाएंगे, और आपकी आंखों पे पट्टी बांध दो, आपको मतलब रोशनी ही ना दो, तो आप पढ़ेंगे कैसे? तो शिक्षा, देखिए शिक्षा के लिए सुविधाएं बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि भाई सबसे पहले गांव से मजबूती आना शुरू हो, जिसको ग्रास रूट लेवल कहते हैं, जिसको कहते हैं कि जमीनी स्तर के लोगों के लिए सुविधाएं। देखिए आप और हम भाई ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहां बिजली 24 घंटे उपलब्ध है, गर्मी लगी तो AC चला लिया, पंखा चला लिया, गाड़ी में बैठ के एक जगह से हजारों किलोमीटर एरोप्लेन से बैठ के चले आए। लेकिन क्या एक जरूरतमंद गरीब आदमी के पास वो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं? बिल्कुल नहीं है। तो हम जो मेहनत करना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। आप ऊपर से पैसा बांटना शुरू करिए, नीचे तक कुछ ना कुछ पहुंच जाएगा। मेरा एकदम उलट मानना है। मेरा मानना यह है कि जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, पहले उसका हाथ मजबूत करिए, उसकी स्थिति को सुधारिए। जब उसकी स्थिति सुधर जाएगी, विश्वास मानिए कहीं ना कहीं आपके राष्ट्र को इतनी मजबूती मिलेगी, इतना समृद्ध होगा आपका राष्ट्र। आज बाहर से लोग आते हैं, हमारे हंग्री पीपल, इंडियन पीपल, वो दिखाते हैं गरीब दिखाते हैं, लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। ये अंग्रेज आते हैं, दिखाते हैं हमारे लोग बहुत गरीब हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? मैं और आप तो गांव से जुड़े हुए लोग हैं,
हम लोग अपने गांव जाते हैं तो क्या कभी कभी बड़ी दया नहीं आती कि यार ये स्थिति आज भी 75 साल 77 साल देश को आजाद हुए हो गया, संविधान लागू है, क्या हमें सुविधाएं मिलती है? नहीं मिलती। हमारे हक की रोटी कोई और खाता है। रोटी का मतलब 5 किलो राशन नहीं है, रोटी का मतलब सिर्फ रोटी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं हैं जो उसको मिलनी चाहिए, नहीं। तो मेरा ये मानना है कि गरीब का बच्चा, हर गरीब का बच्चा, देखिए मैं और आप भाई अभिभावक है तो हम भी अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, तो क्या उस गरीब गांव के गरीब माँ को, उस बहन को, उस पिता को ये सोचने का अधिकार भी नहीं है? आज की डेट में हमारे नेताओं ने उनको इतना दबा दिया, इतना शोषित कर दिया सरकारों ने कि वो बेचारा सपना देखने से डरता है। वो सोचता है कि अरे नहीं यही हमारा भाग्य है। उसको तो ये बता दिया गया है कि देखो तुम भी लेबर थे, तुमने भी जिंदगी ऐसी काटी, तुम्हारा बेटा भी इसी तरह से मर जाएगा। ये पुरानी पिक्चरों में जो दिखाते थे कि साहूकार से एक बार कर्ज ले लिया तो सूद ही भर पाओगे, कभी जिंदगी में निकल नहीं पाओगे। यही चीज आज के नए साहूकार तो ये नेता है, ये सरकारें हैं। तो हम ये चाहते हैं, देखिए सबसे पहले शिक्षा की अलख जगाएंगे, आरक्षण दिलवाएंगे, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा ये फ्री होनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य की समस्त सेवाएं फ्री होनी चाहिए। ये मेरे हिसाब से ये 2 ऐसी चीजें हैं कि अगर इन 2 चीजों पे अगर हमने फोकस कर लिया और कभी आपकी भाषा में हम पावर में आए तो सर्वप्रथम हम शिक्षा अनिवार्य रूप से फ्री करेंगे। गरीब का बच्चा भी, उसको भी ये हक होगा कि जैसे सुविधाएं कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को मिलती है वही सुविधाएं उसके गांव के प्राइमरी पाठशाला में मिलनी चाहिए। 60,000 शिक्षक जो अपॉइंट होते हैं, 60,000 वेतन उनका, लगभग 60-50,000 जो भी वेतन हो, वो इतने वाकई इस लायक हैं कि वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके पास भी पंखा नहीं दिया आपने। वो गर्मी में बेचारा या तो पसीना पोंछ ले या बच्चों को पढ़ा ले। और हुआ क्या है, इतने सालों में लोगों के दिमाग में आ गया है कि अरे भाई स्कूल भेजने से फायदा क्या है, मास्टर साहब नाम चढ़ा देते हैं, उन्हीं बच्चों को पास करते रहते हैं। आप अटेंडेंस उठा के देख लीजिए, या आप उठा के देख लीजिए कि कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। तो क्यों ना एक ऐसी प्रथा लाई जाए, क्यों ना ये मैंडेटरी किया जाए, ये अनिवार्य रूप से किया जाए कि जिले के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके सभी बच्चे प्राइमरी और सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक देखिए डीएम साहब का बच्चा अगर प्राइमरी में पढ़ने जाएगा तो आपको लगता है कि वहां कोई लापरवाही हो पाएगी, वहां बिल्डिंग नहीं बनेगी, कि वहां टॉयलेट नहीं बनेगा? अरे वो भी इंसान की औलाद है। तो ये जो हमारी पार्टी की सोच है, या जो हम लोग बैठ के कभी कभी वार्तालाप करते हैं या बात करते हैं, तो हमारा तो मकसद ही है कि अपने अधिकारों के प्रति हर आदमी को सचेत करना, और उसके लिए उसको कहना कि भाई तुम्हारे अधिकार की या आपके अधिकार की लड़ाई कोई और लड़ने नहीं आएगा, आप लड़ोगे, हम साथ खड़े हैं। हम रहनुमा नहीं, हम साथ देंगे, हम आपको सही तरीका बताएंगे। हम बताएंगे कि भाई देखो डीएम साहब को ये ज्ञापन देना है, हम लिखने के लिए तैयार हैं, समस्याएं आपकी हैं, आप हमारे भाई हो, हमारे बंधु हो, हम आपके साथ चलेंगे। आपको दुत्कार नहीं पाएगा वो जो पुलिस खड़ा होगा कि भागो डीएम साहब व्यस्त है, ये नहीं कर पाएगा आपके साथ। हम खड़े होंगे, हमारे साथ तो वकील भी हैं, हमारे साथ तो पुलिस वाले भी हैं, सब लोग हैं साथ। हम आपको आपके अधिकार दिलाएंगे। आप अपने अधिकार, सॉरी ये कहना गलत होगा, हम आपको अधिकार नहीं दिलाएंगे, आपका अधिकार है, आप छीन लोगे उनसे। हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे जी। तो हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम सहयोगी बनने आए हैं। हमारी बस इतनी सी